अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इंटेलेक्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग की सीरीज के अंदर वी आर गोइंग टू प्रैक्टिसिंग लूप, कंडीशंस एंड एरेज। इन तीनों को कॉम्बिनेशंस को हम लोग ट्राई करके देखेंगे। और आज का एजेंडा देखते हैं कि आज हमने कौन कौन से प्रोग्राम्स को कोड करना है। सबसे पहला जो प्रोग्राम है दैट इज अबाउट पैलिंड्रोम। और हम चेक करेंगे कि कितने नंबर्स हमारे पास पैलिंड्रोम है और कितने नंबर्स नहीं है। दूसरे प्रोग्राम के अंदर सिंपल लूप और कंडीशंस को इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अंदर हम वी नीड टू काउंट कि हाउ मेनी सीडीज, डीवीडीज, वीडियोस एंड बुक्स आर देयर। तीसरा प्रोग्राम इज ऑल अबाउट एटीएम मशीन। और जिस तरीके से हमारी रियल लाइफ में एटीएम मशीन काम करती है, इसी तरीके से हम भी उसको कोड करेंगे कि हाउ डज इट वर्क्स बिहाइंड द सीन। और जो लास्ट सवाल है हमारा चौथा प्रोग्राम, उसके अंदर हमारे पास एक एरे है। एरे का दिस इज द बेस्ट एग्जांपल इन विच वी आर गोइंग टू यूज एरेज, कंडीशंस एंड लूप्स। तीनों चीजों का इस्तेमाल इस प्रोग्राम के अंदर किया जाएगा। दो डेट्स हम लोग इनपुट लेंगे, स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट, और उसको मैनिपुलेट करके वी हैव टू काउंट कि हाउ मेनी एरर्स आर देयर। सो लेट्स स्टार्ट कोडिंग विद क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज अबाउट पैलिंड्रोम। सवाल पढ़ लेते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट 50 नंबर्स ईच एज 4 सेपरेट डिजिट्स। रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई है कि जितने भी नंबर्स होंगे वो 4 डिजिट्स के होंगे। जैसे एग्जांपल भी दी हुई है 1541। एंड व्हाट इज सपोज्ड टू बी द आउटपुट द परसेंटेज ऑफ नंबर्स दैट वर पैलिंड्रोम्स। हमें वो उन नंबर्स की परसेंटेज बतानी है जो पैलिंड्रोम्स हैं। और पैलिंड्रोम के बारे में आपको पता होगा, ऐसे नंबर्स, ऐसे इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स जिनको सीधा पढ़ा जाए या उल्टा पढ़ा जाए, बोथ मेक द सेम सेंस, उनको पैलिंड्रोम कहते हैं। लाइक तिब्बत उर्दू के अंदर एक वर्ड है, वो पैलिंड्रोम है। इसी तरीके से डिजिट्स की बात की जाए तो 1331 यहाँ पे एग्जाम्पल दी हुई है, ये पैलिंड्रोम है। लेकिन 1541 ये पैलिंड्रोम नहीं है। और इसको समझ लीजिएगा कि फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट सेम होना चाहिए एंड मिडिल के 2 डिजिट सेम होने चाहिए। इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, so the number will be considered as the palindrome. Otherwise the number is not considered as the palindrome. So we have to count कि how many palindromes are there. अच्छा, अब प्रोग्राम की स्ट्रेटेजी के मुताबिक हमने करना यही है कि हम ऑब्वियसली बात है कि इनिशियली 50 नंबर्स इनपुट नहीं लेंगे। हम एक नंबर के लिए काम करेंगे, उसके बाद फिर लूप लगा देंगे। आइए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर कंसीडर कर लेता हूँ। पहले मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ, उसको मैं हार्ड कोड कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं, ले सकेंगे। और उसके बाद फिर हम उसके अंदर लूप भी लगा सकेंगे। तो मैं लेट सपोज एक नंबर कंसीडर कर लेता हूँ 1441। और जाहिर है ये पता चल रहा है कि ये एक पैलिंड्रोम है, क्योंकि आप इसको लेफ्ट टू राइट पढ़ें या राइट टू लेफ्ट पढ़ें, बोथ मेक सेम सेंस। अच्छा, करना क्या होगा कि हमें इसके तमाम डिजिट्स को सेपरेट करना होगा, यानी कि 1 को अलग करना होगा, 4 को अलग करना होगा, इस 4 को अलग करना होगा, इस 1 को अलग करना होगा। इसके लिए प्रोग्राम के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हमें कहा गया है कि आप 4 वेरिएबल्स दे दीजिएगा, D1, D2, D3 एंड D4। ऑलराइट। अच्छा, अब देखते ये हैं कि हम इसमें से इस डिजिट को कैसे सेपरेट कर सकते हैं, कैसे आइसोलेट कर सकते हैं। बहुत आसान सी बात ये है कि ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है। और अगर मैं इस नंबर को 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा कि ये नंबर रह जाएगा और वन अलग हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर मैं इस नंबर का 1000 से मॉड ले लूं तो वो क्या करेगा, 1 को आइसोलेट कर देगा। अच्छा, करके देखते हैं। नम मॉड 10, लेट मी सी इज इट वर्किंग और नॉट। मैंने अभी D1 मालूम करने की कोशिश करी है। द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 1। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1 आना चाहिए, एंड यस इट इज 1 आ रहा है। ऑलराइट। तो इसका मतलब ये कि ये वाला डिजिट तो मैंने आइसोलेट कर लिया। अच्छा, मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे कमेंट्स भी करता रहता हूँ कि ये मैंने 1 आइसोलेट कर लिया है। अच्छा, नाउ व्हाट आई वांट इज दैट कि मुझे इस 144 को अलग करना है। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिमाइंडर के नाम से, और मैंने कहा नंबर को डिवाइड कर दिया जाए 10 से। और ये चूंकि एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, वो इस 1 को डिस्कार्ड कर देगा। सो द एक्सपेक्टेड आउटपुट इज 144। और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊं, सो लेट्स सी, यस इट्स 144, इट्स वर्किंग। ऑलराइट। तो अब मेरे पास रिमाइंडर में 144 रखा हुआ है। नाउ आई विल अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन इट कि अगर मुझे इस नंबर को आइसोलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर को 10 से मॉड ले लूंगा।
तो मैंने कहा D2 इज इक्वल टू रिमाइंडर मॉड 10। अच्छा, ये डायरेक्ट मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली हम लोग इस लर्निंग फेज के अंदर है, सो वी आर गोइंग इट इन स्टेप वाइज। अच्छा, आई एम एक्सपेक्टिंग द आउटपुट शुड बी 4 एंड लेट मी सी इट, it should be D2, so yes it is, it's 4, all right। अच्छा, अब मुझे इस रिमाइंडर में से करना क्या है कि इस 4 को डिस्कार्ड करना है और मुझे 1/4 चाहिए। तो इस 1/4 को लाने के लिए मैं अगेन वही काम करूंगा कि रिमाइंडर इज इक्वल टू रिमाइंडर डिवाइडेड बाय 10। तो रिमाइंडर के अंदर वैल्यू क्या रखी हुई थी, 144। जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा सो इट विल डिस्कार्ड दिस 4 एंड द रिजल्टेंट विल बी 14। और मैं अगर इसको प्रिंट करवा के चेक करूं, so the expected output is 14 and yes it is perfect। अच्छा, अब मुझे इसमें से अगर इस 4 को आइसोलेट करना है, so what I need to do, yes, मैं क्या करूंगा, इस रिमाइंडर का मॉड ले लूंगा 10 से, so I am expecting the output 4 and let's see, I'm sorry, मैंने रिमाइंडर ही प्रिंट करवा दिया, I need to change it as D3, run it and yes we are having 4, that's perfect। अच्छा, अब अगर गौर करें तो रिमाइंडर के अंदर क्या रखा हुआ था, 14। अब मुझे इसमें से खाली 1 चाहिए, मुझे इस 4 को डिस्कार्ड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस रिमाइंडर को डिवाइड कर दूंगा 10 से, सो इवेंचुअली आई विल गेट D4। और मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवा के देख लेता हूँ, एंड यस इट इज 1, सो इसका जो आउटपुट आ जाएगा वो आ जाएगा 1। अच्छा, मैंने तो अभी इनको अलग अलग सेपरेटली प्रिंट करवा के देखा था, अब मैं जरा इन तमाम को सिर्फ प्रिंट करवा के देख रहा हूँ ताकि मैं जब कंडीशंस लगाऊं तो उस वक्त मुझे कुछ मुश्किलात पेश ना आए। आई सेड कि भाई डी द वैल्यू ऑफ D1, जो भी वैल्यू ऑफ D1 होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, लेट्स मेक इट एंड कॉपी कर रहा हूँ और वक्त बचाने के लिए इसको पेस्ट किया है, और इन वेरिएबल्स के नाम भी चेंज कर दीजिए ताकि हम देख सकें कि क्या हमारा जो आउटपुट है वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए जी, मैंने इनपुट दिया था 1441, तो उसको मुझे अलग अलग करके दे दिए डिजिट्स 1441। इफ आई चेंज द नंबर, लेट सपोज मैं कहता हूँ 1234, इसको रन करके देखता हूँ, तो यस वो मुझे अलग अलग सेपरेट करके दे देगा, दैट इज 4321। सही है। अच्छा, अब सवाल के मुताबिक मुझे करना क्या था, आई नीड टू चेक कि वेदर इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट। तो मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोग्राम को मैं कमेंट कर देता हूँ, क्योंकि फिलहाल अब मुझे इसका काम नहीं है, मुझे पता चल चुका है कि मेरे नंबर सेपरेट होकर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, और कंडीशन के मुताबिक होना क्या था, अगर D1 बराबर हो D4 के एंड D2 बराबर हो D3 के, तो इसका मतलब ये है कि इट्स अ पैलिंड्रोम। But if this is not the case, so that means not a palindrome। अच्छा, लेट्स सी, अभी मैंने इनपुट क्या दिया हुआ है 1234, रन करता हूँ, इट शुड नॉट बी अ पैलिंड्रोम, यस इट इज नॉट अ पैलिंड्रोम। और अगर मैं यहाँ पर नंबर इनपुट देता हूँ 1221, so yes it is a palindrome, run it and yes it's showing it's a palindrome, all right। अच्छा, सवाल के मुताबिक हमें करना क्या था, we need to count it, हमें काउंट करने थे कितने पैलिंड्रोम्स हैं और कितने पैलिंड्रोम्स नहीं है। तो मैंने क्या किया, काउंट का एक वेरिएबल बना लिया एंड आई एम स्टार्टिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल विद 0। तो अब अगर वो पैलिंड्रोम है तो मैं यहाँ पे काउंट प्लस प्लस कर दूंगा, दैट्स इट। अब मुझे एल्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ काउंट करने हैं पैलिंड्रोम्स। तो अच्छा, अभी चूंकि मैं एक ही इनपुट दे रहा हूं तो वो एक ही आउटपुट दे सकता है मुझे। मैं इसको चेक कर लूं कि इज इट वर्किंग और नॉट, और मैं यहाँ पे काउंट की वैल्यू प्रिंट करवाने की कोशिश करता हूँ। सो यस इट्स शोइंग के हाँ एक पैलिंड्रोम आया है, और आप देख लीजिए हमारा नंबर क्या था 1221, उसने इसको काउंट भी कर लिया, सो इट्स शोइंग 1।
अच्छा, मैं अगर इसको कुछ और कर देता हूँ तो इट शुड गिव मी द आउटपुट एज 0, क्योंकि अब ये पैलिंड्रोम इसको काउंट नहीं करेगा। दैट्स परफेक्ट। इसका मतलब ये कि अब ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका, अब बस हमने सिर्फ इस पे एक लूप लगाना है। और सवाल के मुताबिक तो हमें बहुत बड़ा लूप लगाना था, लाइक वी नीड टू हैव 50 नंबर्स, बट ऑब्वियसली हम इस वक्त इनपुट इतना ज्यादा नहीं दे सकते, तो हम 5 नंबर्स इनपुट देकर देख लेते हैं एंड लेट्स सी के इज इट वर्किंग और नॉट। सो मैं क्या करूंगा कि एक फॉर लूप लगाता हूं यहाँ पर। For integer I is equals to 1, the value of I should be less than or equals to 5, and each time the value of I should be incremented by 1। और अब ये वाला सारा काम इस लूप के अंदर करवा दूंगा। I just copied it and paste it here। ठीक है, अब वो यही करेगा। अच्छा, अब इसमें एक मसला ये है कि मैंने इनपुट नहीं लिया हुआ, तो अब मैं एक नंबर इनपुट भी ले लेता हूँ। I write it here, enter a number, और मैं जो भी नंबर इनपुट दूंगा दैट विल बी सेव इन नम, और उसके बाद फिर वो सारी कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस शुरू हो जाएंगी। ये याद रखिएगा, ये कमेंट्स मैंने सब अपनी पहले एग्जांपल के लिए जो मैं समझा रहा था उसके लिए लिखे हुए, और ये चेंज हो जाएंगे। और काउंट, और उसके बाद फिर ये मैंने काउंट प्रिंट करवा दिया। अभी जब आई एम जस्ट काउंटिंग इट कि हाउ मेनी नंबर्स आर पैलिंड्रोम, चेक करते हैं। प्रोग्राम को रन किया, इंटर नंबर 1 2 3 4, that will not be a palindrome। 1 double 2 1, that will be a palindrome। 1 double 3 1, that will be a palindrome। 5 double 2 5, that will be a palindrome। 1 6 9 8, that will not be counted as a palindrome। So 3 palindromes मैंने दिए हैं, so the output is considered to be 3, and yes it is। इसका मतलब ये कि it's working fine, but as per the requirement of the question you need to take 50 inputs, so you can write 50 over there, but वो 50 inputs लेने में मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, that's why I'm testing it on 5। all right, अच्छा, the next is कि हमसे कहा गया था कि you need to count the percentage, I guess, output the percentage of numbers that will polynomial। all right, so percentage का फॉर्मूला क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ इनपुट्स आ रहे हैं, जितने नंबर ऑफ करेक्ट इनपुट्स आ रहे हैं, डिवाइड बाय द टोटल नंबर। सो हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। यूजली परसेंटेजेस फ्लोट में होती हैं, तो मैंने PER के नाम से एक वेरिएबल बना लिया है, और मैंने यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा काउंट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड डिवाइडेड बाय 5। तो ये क्या करेगा, जितने भी काउंट आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई करेगा और डिवाइड बाय 5। काउंट का मतलब जितने भी पैरेंडोम्स आ रहे हैं, 5 मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इनपुट्स कितने ले रहा हूँ, 5। सवाल के मुताबिक आपको 50 इनपुट्स लेने हैं। इफ यू आर पुटिंग 50 ओवर देयर, सो यू नीड टू पुट 50 ओवर देयर एज वेल। ठीक है जी। सो मैं तो फिलहाल 5 पे टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो मैंने 5 लिखा है, और अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ। परसेंटेज ऑफ पैलिंड्रोम PER। Okay, let's see। सो गौर किया जाए तो 1 2 और 3, मैंने 3 पैलिंड्रोम्स दिए हैं, सो द परसेंटेज शुड बी 60, आई गेस। परसेंटेज ऑफ पैलिंड्रोम इज 60। दिस इज हाउ इट वर्क्स। All right, next question is, a company has 5,000 CDs, DVDs, videos and books in its stock। In each item has a unique 5-digit code with the first digit identifying the type of item। यानी कि एक कोई स्टोर है, एक कंपनी है जिसके अंदर वी आर हैविंग 5,000 आइटम्स, और उस आइटम्स में 4 चीजें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि वो सीडी हो सकता है कि वो डीवीडी हो सकता है वो कोई वीडियो हो, या फिर हो सकता है वो कोई बुक हो, और हर आइटम का एक 5-डिजिट कोड होगा, और जो कि उस आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल दी हुई है, फॉर द कोड 15642, the one identifies that it is a CD। सो ये जो कोड है 15642, ये स्टार्ट कहां से हो रहा है, 1 से, और हमारी मालूमात के मुताबिक 1 का मतलब क्या होगा, CD। एंड फॉर द कोड 30055, the 3 identifies that it is a video। अब ये जो कोड है 30055, इसका जो स्टार्टिंग डिजिट है दैट इज 3, और 3 is representing video।
हमने करना क्या है, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट द कोड फॉर ऑल 5000 आइटम्स, 5000 आइटम्स के लिए हमने कोड इनपुट लेना है, वैलिडेट द इनपुट कोड, हमने उसको वैलिडेट करना है कि वो सही है या नहीं है, कैलकुलेट हाउ मेनी सीरीज डीवीडीज वीडियोज एंड बुक्स आर इन स्टॉक, कितनी हमारे पास सीरीज हैं, कितनी डीवीडीज हैं, कितनी वीडियोज हैं, कितनी बुक्स हैं स्टॉक में, एंड आउटपुट द फोर टोटल। इन चारों का इन चारों का टोटल करके हमने आउटपुट देना है। आइए कोड स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सवाल पढ़ के ये बात समझ में आई है कि पहले वेरिएबल्स बना लेते हैं कि भाई हमें हमारे पास एक कोड होगा और हमें उसमें से फिर सीरीज काउंट करनी है, डीवीडीज काउंट करनी है, हमने वीडियोस काउंट करनी है और हमने बुक्स काउंट करनी है। ठीक है, ये हमने कुछ इनिशियली वेरिएबल्स बना लिए हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा था भाई आपने इनपुट लेना है, तो उसमें तो 5000 इनपुट्स की बात हुई है, वो बहरहाल एक लूप वाला काम है, वो हम आखिर में कर सकते हैं, पहले हम लोग लॉजिक के ऊपर काम कर लेते हैं। सो हम एक इनपुट ले लेते हैं, मैं कहता हूं कि इंटर 5 डिजिट कोड, और जो भी इनपुट आएगा मैं उसको कोड में सेव कर लूंगा। ठीक है जी। अच्छा, अब इस सवालों करने के दो तरीके हैं, तो मैं दोनों तरीकों से आपको बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगे आप उसकी बुनियाद पे काम कर लीजिएगा। एक तरीका तो ये है कि हम उस कोड में से जो हमारे काम का डिजिट है हम वो निकाल लें, और अगर आपको याद हो कि मिसाल के तौर पे कोड दिया गया है 1 2 3 4 5, तो मेरे काम का डिजिट ये वाला है, तो क्यों ना मैं इस डिजिट को बाहर निकाल लूं और उसके बाद फिर मैं इफ एल्स लगा दूं। तो पहले मैं इस लॉजिक से काम करके देखता हूं। तो मैंने कहा डिजिट इज इक्वल टू, कोड को डिवाइड कर दिया जाए 10,000 से, and let's see what is going to be the output. It should give me 1. Let's run it. Enter a 5 digit code, मैंने दिया है 1 2 3 4 5 और उसने मुझे आउटपुट में क्या दे दिया है 1। तो इसका मतलब ये कि जिस डिजिट के ऊपर मैंने फैसले करने थे वो डिजिट मेरे पास आइसोलेट हो गया है, और अब मैं उसके ऊपर इफ एल्स लगा सकता हूं। यानी कि अब मैं कहता हूं कि इफ डिजिट इज इक्वल टू 1, तो सवाल के मुताबिक 1 पे क्या था, CD, तो मैं लिख दूंगा CD प्लस प्लस else if digit is equals to 2, so it will be DVD plus plus। और अगर ये भी नहीं है तो चेक करो कि क्या डिजिट की वैल्यू 3 है। इफ इट इज 3, so इसका मतलब है वीडियो प्लस प्लस। अगर ये भी नहीं है तो चेक किया जाए कि क्या डिजिट की वैल्यू 4 है। इफ इट इज 4, so it should be book plus plus। This is how I am counting the DVDs, CDs, videos and books। If the digit is 1, CDs में इंक्रीमेंट हो जाएगा, digit is 2, DVDs में इंक्रीमेंट हो जाएगा, digit is 3 तो वीडियो में इंक्रीमेंट हो जाएगा, और if the value of the digit is 4 so बुक में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है जी। और अब मैं यहाँ पर इन सबको प्रिंट भी करवा लेता हूँ। सो CDs को प्रिंट करवा लेता हूँ पहले, कॉपी इट and let's paste it। CD, DVD, then we have video, and then we have books। Sorry, यहाँ पे वेरिएबल के नाम चेंज कर लेते हैं। इट्स DVD, इट्स वीडियो एंड दिस इज बुक। अच्छा, चूंकि मैंने अभी लूप नहीं लगाया तो जाहिर सी बात है कि मुझे एक ही आउटपुट दे सकेगा कोई सा, तो मैं इसको रन करके देखता हूँ। और लेट्स सी कि मैं 3 से अगर कोई डिजिट स्टार्ट करूँ, 3 2 5 4 1, सो उसने मुझे DVD और वीडियो दोनों को 1 1 करके दे दिया है। अब देखना ये पड़ेगा कि हमसे क्या मिस्टेक ऐसी हुई, क्योंकि मैंने इनपुट तो एक दिया है, या तो DVD में इंक्रीमेंट होना चाहिए फिर वीडियो में इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप कोड की तरफ देखें तो कोड में तो कोई गलती नहीं है। हाँ, अब हो सकता है कि वो पहले भी हमने इस बारे में डिस्कशन करी है कि अगर आप इन वेरिएबल्स को 0 से इनिशियलाइज नहीं करते तो वो गार्बेज वैल्यू अपने अंदर कंटेन करते हैं। तो उस गार्बेज वैल्यू से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ कि इन तमाम वेरिएबल्स को 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, और फिर मैं दोबारा चेक करता हूँ कि अब तो कोई मसला नहीं आ रहा, एंड लेट्स रन इट। और मैं दोबारा से एक ऐसा डिजिट दे रहा हूँ जो कि 3 से स्टार्ट हो रहा है, और आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। 3 के ऊपर इफ द डिजिट इज इक्वल टू 3 तो वीडियो में इंक्रीमेंट होना चाहिए था, एंड हियर वी गो।
अब देखिए वो पहले जो यानी कि इसका मतलब ये था कि डीवीडी में जो 1 की वैल्यू दे रहा था दैट वाज अ गार्बेज वैल्यू। हम इसमें कुछ और इनपुट करके देख लेते हैं। और मैंने कहा 1 2 3 4 5, सो यस सी डी प्लस प्लस हुआ और सी डी की वैल्यू में 1 आ गया है। सो इट्स वर्किंग प्रीटी मच फाइन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब जो एक आखिरी काम हमने करना है वो ये है कि हमसे कहा गया था 5000 इनपुट्स लेने हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे इनपुट के ऊपर टेस्टिंग करना मुश्किल काम है। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप ले लेता हूँ और उसमें मैं कोई 5 डिजिट्स कंसिडर कर लेते हैं हम लोग, जस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्टिंग। बाकी अगर आप प्रोग्राम बना रहे हो तो आप उसके अंदर इस लूप को सिर्फ 5000 तक करना होगा आपको। अच्छा, ये मैंने लूप बना दिया है और चूंकि मेरी जो सारी वर्किंग है वो यहाँ पर है, तो मैं इस पूरे को कॉपी करूंगा, आई मीन कट करूंगा और इस लूप के अंदर पेस्ट कर दूंगा एंड दैट्स इट। और याद रखिएगा कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि वो इसकी प्रिंटिंग भी लूप में करवा रहे होते हैं, तो वो अगर आप 5 इनपुट्स दे रहे हैं तो वो 5 मरतबा प्रिंट करेगा। तो इसलिए कहता मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा इसको लूप के बाहर प्रिंट करवाइएगा। ठीक है जी, बाकी सारा कोड आपके पास है और इसको रन करते हैं। 5 कोई से इनपुट्स देख लेते हैं। सो यस यू कैन सी कि एक सीडी है हमारे पास, 3 डीवीडीज हैं, 0 वीडियो। 0 वीडियो क्यों है? क्योंकि कोई भी कोड इसमें से 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा और हमारे पास एक ही बुक है ये वाली। तो इसका मतलब ये कि इट्स वर्किंग फाइन और यही हमारा सवाल था। तो मैंने इसको एक लॉजिक से करके दिखाया अभी आपको। इससे इसके अलावा एक और लॉजिक भी है, हम उसके ऊपर भी काम कर लेते हैं। मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर रहा हूँ और एक नए टैब में ले आकर पेस्ट कर देता हूँ। सो उसमें लॉजिक क्या इस्तेमाल की जाएगी? अब देखिए ये सारा काम आपको समझ में आ चुका है, ये फॉर लूप है, ये प्रिंटिंग है। मैं सिर्फ लॉजिक चेंज कर लेता हूँ। उसमें फायदा ये होता है कि आपको ये डिजिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब फिर क्या करना पड़ेगा हमें? उसमें हमें इफ एल्स की कंडीशन कुछ ऐसे लगानी पड़ेगी कि आप गौर कीजिए कि सीडी के लिए क्या कंडीशन थी कि वो 5 डिजिट का कोड होगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सीडी का जो कोड होगा वो 5 डिजिट का होगा। तो 5 और 1 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो जो उसका स्टार्टिंग नंबर होगा वो क्या होगा? 1 के बाद 4 जीरोस और ये कहाँ तक जाएगा? 19999। इसका मैक्सिमम नंबर ये होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप डीवीडी के बारे में सोचें तो डीवीडी का जो डीवीडी के तमाम कोड स्टार्ट कहाँ से हो रहे थे? 2 से। तो जो इसका पहला पहला डिजिट होगा, पहला जो कोड होगा वो क्या होगा? 2। उसके बाद फिर 4 जीरोस और ये कहाँ तक जाएगा? 2999, 4 मरतबा 9। एंड सेम इज द केस विद वीडियोस एंड बुक्स। ठीक है। तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इफ डिजिट इज लेस देन 20,000। तो इसका मतलब ये है कि लेस देन 20,000 का मतलब क्या है कि वो 20,000 से छोटा होगा। छोटे से मुराद क्या होगा? 1 के बाद टेट्रा 9 यानी कि 4 9 तक ये चल सकता है। अगर ऐसा हो तो सी डी प्लस प्लस कर दीजिए और अगर ऐसा हो तो डीवीडी प्लस प्लस कर दीजिए। इफ लेस देन 40,000 हो तो वीडियो प्लस प्लस हो जाएगा और अगर लेस देन 50,000 हो तो वो बुक्स को प्लस प्लस कर देगा। ठीक है। अच्छा, इसको चलाकर देख लेते हैं। 5 डिजिट का कोड्स मैं इंटर कर देता हूँ कुछ रैंडम। अल्लाह अकबर। आप देख सकते हैं कि उसने तमाम में सी डी प्लस प्लस कर दिया है। अब हमें देखना ही है कि हमने ऐसी क्या गलती करी है। लेट्स सी। और गलती क्या है वो बहुत वाज़ेह है और वो ये है कि हमने इनपुट किस में लिया था? कोड में। और मैं टेस्टिंग किस में करवा रहा हूँ? डिजिट्स के अंदर। तो ये मेरी गलती थी, इसको मैंने कॉपी की है। अब मैं कोड को चेक कर रहा हूँ, मैं डिजिट को चेक ही नहीं कर रहा हूँ। एंड लेट्स रन इट। और आप देख लीजिए, एक सीडी, एक डीवीडी, 2 वीडियोस और एक बुक। नाउ इट्स शोइंग अस द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन।
So the next, we are going to have an ATM machine. Customer can withdraw cash from an automated teller machine, that is called ATM. ATM machine बना रहे हैं. Withdrawal is refused if amount entered is greater than current balance. पहली बात ये है कि विड्रॉल की जो रिक्वेस्ट है वो रिफ्यूज कर दी जाए अगर हम जो अमाउंट इंटर कर रहे हैं वो करंट बैलेंस से ज्यादा हो. यानी कि मिसाल के तौर पे मेरे अकाउंट में रखे हुए 10,000 रुपीज एंड आई वांट टू हैव अ रिक्वेस्ट टू विड्रॉ 12,000 रुपीज, तो डेफिनेट सी बात है कि मेरी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया जाएगा. दूसरा पॉइंट कहता है विड्रॉल इज रिफ्यूज इफ अमाउंट इंटर इज ग्रेटर देन डेली लिमिट. यूजुअली हमारे यहाँ पाकिस्तान में डेली लिमिट होती है 50,000 रुपीज. तो अगर आप मिसाल के तौर पर 60,000 रुपीज निकलवाना चाह रहे हैं तो वो हमारी रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर देगा. तीसरा पॉइंट क्या है, इफ करंट बैलेंस इज लेस देन 5,000 देन अ चार्ज ऑफ 2% इज मेड. अगर हमारा करंट बैलेंस 5,000 से कम हो तो हमें 2% चार्ज होगा, और अगर करंट बैलेंस 5,000 से ज्यादा हो तो फिर हमें कोई भी चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा. और इसी के एतबार से हमें अभी प्रोग्राम करना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट कोडिंग. सवाल के एतबार से जितनी बातें समझ में आ रही हैं वो ये है कि एक तो हमारा करंट बैलेंस होगा जिसको मैं सीबी बोल रहा हूँ, एक मैं अमाउंट उससे रिक्वेस्ट करूंगा, और एक मेरी डेली लिमिट होगी, दिस इज व्हाट आई एम कॉलिंग इट डीएल. और एक अभी और भी याद आ रहा है, दैट इज चार्जेस, कि भाई कितने चार्जेस होंगे. अगर वो 5,000 से छोटा होगा तो 2% होगा, और अगर ग्रेटर देन 5,000 होगा तो कोई चार्ज नहीं होगा. अच्छा, मैं इस वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर लेता हूँ सो दैट वी कैन नॉट हैव एनी गार्बेज वैल्यू. ऑलराइट. तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे करंट बैलेंस इनपुट लेना है, और जो भी इनपुट आएगा उसको मैं सीबी यानी कि करंट बैलेंस के लिए सेव करवा लूंगा. उसके बाद मुझे डेली लिमिट भी सेट करनी है, इंटर डेली लिमिट, और मैं जो भी डेली लिमिट दूंगा दैट विल बी सेव्ड इन डीएल. अब उसके बाद मैं अमाउंट टू विथड्रॉ ये इनपुट लूंगा, और इसी के ऊपर बेसिकली कंडीशंस लगेंगी. तो जो भी मैंने अमाउंट लिया है विड्रॉ के लिए दैट विल बी सेव्ड इन अमाउंट. ऑलराइट. अब पहली चीज हमने ये देखनी है, इफ जो अमाउंट मैंने दिया है अगर वो ज्यादा है करंट बैलेंस से तो मेरी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, रिफ्यूज हो जाएगी. सो मैं क्या लिखा दूंगा, अमाउंट इज ग्रेटर देन करंट बैलेंस. दैट्स इट. ऑलराइट. एक कंडीशन ये हो गई. दूसरी कंडीशन क्या थी कि अगर मेरा अमाउंट एक्सीड कर जाएगा डेली लिमिट से तो मैं यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, अमाउंट एक्सीड्स डेली लिमिट. ऑलराइट. अच्छा, उसके बाद फिर चार्जेस अलग सिलसिला था. इफ माय करंट बैलेंस इज लेस देन 5,000 सो चार्जेस कितने होंगे, 2%. 2% का मतलब 0.02 ऑफ द करंट बैलेंस. 2% ऑफ द करंट बैलेंस का मतलब यही है कि 0.02 मल्टीप्लाई बाय करंट बैलेंस, अदरवाइज देयर विल बी नो चार्जेस. सो इसको 0 कर दिया. सो और आखिर में मैं क्या करता हूँ कि चार्जेस को भी प्रिंट करवा लेता हूँ. ऑलराइट. सो बहुत सिंपल सा कोड है, इसमें लूप का भी इस्तेमाल नहीं है ना एरेस का इस्तेमाल है, सिंपल कंडीशन से भी काम हो सकता है. एंड लेट्स रन इट, और एक एक करके सारी कंडीशन को चेक कर लेते हैं. लेट्स सपोज कि मेरा करंट बैलेंस है 10,000 रुपीज, और मेरी डेली लिमिट है लेट्स सपोज 5,000 रुपीज, और मैं अमाउंट टू जो विड्रॉ करने जा रहा हूँ वो है 12,000. तो इट शुड गिव मी द रिफ्यूजल कि भाई आपका जो अमाउंट है वो करंट बैलेंस से ज्यादा है. सो अमाउंट इज ग्रेटर देन करंट बैलेंस. और जो दूसरा मसला आया वो भी यही है कि अमाउंट एक्सीड्स डेली लिमिट. मेरी डेली लिमिट क्या थी, 5,000 रुपीज, और मैं कितने विड्रॉ करना चाह रहा हूँ, 12,000 रुपीज. तो ये भी रिफ्यूजल आ गया. मेरा करंट बैलेंस था 10,000 रुपीज, और मैं अमाउंट विड्रॉ कितना करना चाह रहा हूँ 12,000 रुपीज. तो वो भी उसने मुझे रिफ्यूज, दोनों रिफ्यूजल्स मुझे दे दिए हैं. ठीक है. और चूंकि मेरा करंट बैलेंस जो था वो 10,000 था,
दैट इज ग्रेटर देन 5000, तो इसलिए मुझे कोई चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। ऑलराइट, अच्छा अब इसको अगर हम लोग स्मूथली चलाएं, लेट सपोज कि मेरा करंट बैलेंस है 10,000 रुपीज, मेरी डेली लिमिट है 5,000 रुपीज, और मैं 2,000 रुपीज अगर विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो आप देख लीजिए इसने मुझे कोई भी रिफ्यूजल नहीं दिया। उसकी वजह ये है कि मेरा जो करंट बैलेंस है वो मेरे विड्रॉल अमाउंट से ज्यादा है, यानी कि ये 10,000 मेरे पास अकाउंट में रखे हुए हैं, मैं 2,000 विड्रॉ करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मेरी डेली लिमिट 5,000 रुपीज है और मैं विड्रॉ करना चाह रहा हूँ 2,000 रुपीज, सो यस दिस इज ऑल्सो पॉसिबल एज वेल। और चूंकि मेरे अमाउंट, मेरे अकाउंट में जो करंट बैलेंस है दैट इज मोर देन 5,000 रुपीज, सो आई डोंट हैव टू पे एनी चार्जेस। अच्छा, एक कंडीशन ऐसी रख लेते हैं जिसमें आई कैन सी के चार्जेस मुझे पे करने पड़े, और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसके लिए 5,000 से कम अपना बैलेंस रखना पड़ेगा। सो मैं क्या करता हूँ, 4,000 रुपीज रख लेता हूँ। डेली लिमिट मेरी 2,000 रुपीज है, और मैं इसमें से अगर 500 रुपीज विड्रॉ करना चाहूँ तो अब आप देखिए उसमें मुझे 4,000 का 2% मुझे पे करना पड़ेगा, दैट विल बिकम 80%। सो दिस वाज अ सिंपल प्रोग्राम, आई गेस कि आपको समझ में आया होगा। ऑलराइट, let's move forward towards the last question of this tutorial. And the question says, a school has 1,800 students. The start date and leaving date for each student is stored in arrays. Dates are in the format year, month, and day. That is, example is a student is starting on 10th of September 2007 and leaving on 4th of August 2012 has that data 07, 09, 10 and 12, 08, 04 in arrays. सो सवाल को समझिए कि कहते हैं कि एक स्कूल है उसमें 1,800 स्टूडेंट्स हैं, और हमने क्या करना है कि एरे के अंदर डेट स्टोर करनी है कि कौन सा बच्चा किस दिन आया है, यानी कि उसने हमें ज्वाइन किया स्कूल को, और वो कब छोड़ के चला गया है। डेट्स को स्टोर किया जाएगा इस फॉर्मेट के अंदर, यानी कि सबसे पहले ईयर लिखा जाएगा, फिर मंथ और फिर डे। मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट जिसने स्टार्ट किया है 10th ऑफ सितंबर 2007 को, और वो छोड़ के चला गया है 4th ऑफ अगस्त 2012। सो 10th ऑफ सितंबर को कैसे लिखा जाएगा, 10th ऑफ सितंबर 2007 के यानी कि 07 का मतलब है 2007, सितंबर इज द 9th मंथ ऑफ द कैलेंडर, तो 09 आ गया एंड द डेट वाज 10th, so 10th September 2007 will be written as 070910 and 4th of August 2012 will be written as 12 ईयर है हमारा, अगस्त इज द 8th कैलेंडर मंथ, 8वां महीना है कैलेंडर का, और 4th का मतलब 04। ठीक है जी। अच्छा, प्रोग्राम में हमने करना क्या है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स की 1,800 स्टूडेंट्स की आईडीज इनपुट लेनी है, उनकी स्टार्ट डेट और लिविंग डेट इनपुट लेनी है। और देखिए ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसने पहले लीव कर दिया और वो बाद में उसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो आई मीन टेक्निकली स्पीकिंग, तो स्टार्टिंग डेट विल ऑलवेज बी लेस देन एज कंपेयर टू द लिविंग डेट। तो लेकिन अगर टाइपिंग मिस्टेक कोई हो रही है और अगर किसी स्टूडेंट का डेटा ऐसा डल गया है कि उसकी लिविंग डेट कम है स्टार्टिंग डेट से, इसका मतलब ये कि दैट्स एन एरर। अगर वो एरर है तो वी हैव टू काउंट इट, और फिर वी हैव टू आउटपुट द नंबर ऑफ एरर्स। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। सवाल पढ़ के जो बुनियादी तौर पे हमें ख्याल आ रहा है वो ये है कि भाई हमें कुछ एरेज बनानी होंगी। एक तो आईडी की एरे होगी। अच्छा, मैं उसमें तो लिखा हुआ है 1,800 स्टूडेंट्स का डेटा लेना है, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं 5 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ। फिर हमें लेनी है स्टार्टिंग डेट, तो मैं लिख रहा हूँ एस डेट की एक एरे बना लेते हैं 5 स्टूडेंट्स की, और लिविंग डेट का मतलब एल डेट, तो मैंने इसकी 5 स्टूडेंट्स की एक एरे बना ली है। ठीक है, और अब मैं पहले इन तीनों चीजों को इनपुट ले लेता हूँ। सो प्रिंट करवाता हूँ इंटर। अच्छा, स्टूडेंट आईडी के ऊपर चूंकि काम कुछ नहीं हो रहा, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैं इसको होल्ड कर लेता हूँ। ठीक है, बट ऑब्वियसली बात है कि मैं एट द एंड ऑफ दिस ट्यूटोरियल मैं उसको भी इनपुट ले लूंगा। लेकिन इस वक्त हमारे काम की चीज है वो है स्टूडेंट की स्टार्टिंग डेट, और वो जो भी इनपुट आएगी आई विल सेव इट इन एस डेट। अच्छा, अब सेव मुझे करवानी है एरे के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं, या तो फिर मैं 0 लिखूं, फिर नेक्स्ट स्टूडेंट के लिए मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा, फिर मैं 2 लिखूंगा, फिर मैं 3 एंड देन वी 4, क्योंकि द इंडेक्स ऑफ एन एरे ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0।
या इसका एक आसान तरीका ये है कि मैं एक फॉर का लूप बना लेता हूँ, जिसको मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। 0 से स्टार्ट क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज द इंडेक्स ऑफ एन एरो ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। और उसके बाद मैं इस कोड को कट पेस्ट कर देता हूँ इस लूप के अंदर। और अब मुझे यहाँ पे 0 लिखने की जरूरत नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे आई लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट की स्टार्टिंग डेट लिखी थी, और इसी तरीके से मैं स्टूडेंट की लिविंग डेट भी इनपुट ले लूंगा। सो इस इंटर स्टूडेंट लिविंग डेट, और लिविंग डेट जो भी है वो सेव कहां पर होगी? एल डेट के अंदर। सो ये मेरे पास इनपुट्स तो आ गए। अच्छा, उसके बाद मुझे नेक्स्ट काम क्या करना था? मुझे ये चेक करना था कि अगर किसी स्टूडेंट की स्टार्टिंग डेट ज्यादा हो, जो कि नहीं होनी चाहिए ना, अगर किसी स्टूडेंट की स्टार्टिंग डेट यानी कि एस डेट ऑफ आई ज्यादा हो, बड़ी हो जाए लिविंग डेट ऑफ आई के, क्योंकि मिसाल के तौर पर कोई स्टूडेंट है इंडेक्स 0 पे रखा हुआ है, तो जब लूप चलेगा तो इसका यानी कि एस डेट का 0 एलिमेंट लास्ट डेट के 0 एलिमेंट से कंपेयर होगा। दैट्स परफेक्ट। अगर ऐसा हो जाए तो इसका मतलब ये है कि भाई इट शुड बी काउंटेड एज एरर। एरर प्लस प्लस होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक एरर का वेरिएबल बना लेता हूँ और उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 से, सो दैट वी कैन नॉट हैव एनी गार्बेज वैल्यू। और आखिर में मुझे करना क्या था? सिंपली उसको एरर्स को, नंबर ऑफ एरर्स को प्रिंट करना था, तो मैं कर लेता हूँ। सो सिंपल। अच्छा, इसको रन करके देखते हैं। लेट्स सी इन, ऑलराइट, इट्स एक्चुअली डेट। इंटर स्टूडेंट लिविंग डेट, स्टार्टिंग डेट। सो स्टार्टिंग डेट इज लेट्स सपोज 040512. Student living date is 080513. सो अगर आप गौर करें तो इसमें एरर जनरेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्टूडेंट 2004 में आया है और 2008 में चला गया। ठीक है, अब मैं एक ऐसा इनपुट दे रहा हूँ जिसमें एरर जनरेट होना चाहिए, यानी कि बच्चे की स्टार्टिंग डेट 2012 की है और बच्चा जो लीव करके जा रहा है वो लेट्स सपोज 2010 के अंदर है। आई मीन दिस इज समथिंग नॉट पॉसिबल। सो इस पे एक एरर जनरेट हो जाएगा। ऑलराइट, अब बाकी मैं कुछ और इनपुट्स दे देता हूँ। एक स्टूडेंट 2002 में आया है। अच्छा, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? 2002 में आया है, ये 2002 में लीव करके जा रहा है, लेकिन कौन से मंथ में? 8th मंथ। तो यस, इट इज ट्रू, कोई मसला नहीं है इसमें। इट शुड नॉट गिव मी एनी एरर। तो अच्छा, अब इसमें मैं एक एरर जनरेट करवा के देखता हूँ कि एक स्टूडेंट 2022 के अंदर वो स्टार्ट कर रहा है, और किस मंथ में स्टार्ट कर रहा है? 5th मंथ में, और लेट्स सपोज की डेट इज 26। परफेक्ट। वो 2022 के अप्रैल में लीव करके जा रहा है। इट शुड गिव मी एन एरर। ठीक है। अच्छा, एक और इनपुट दे लेते हैं कि कोई स्टूडेंट आया है 2021 के अंदर, और 6 मंथ के अंदर आया, 29 डेट को आया है, और यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया है? 27। यहाँ पे मैंने डेज का डिफरेंस शो कर रहा हूँ आपको। ये स्टूडेंट 2021 6 मंथ के अंदर आया, और किस डेट को आया? 29 डेट को आया, और वो 2 दिन पहले छोड़ के जा रहा है। आई मीन दिस इज समथिंग नॉट पॉसिबल ना, because the living date should always be after the starting date. So it should give me an error as well. So there are 3 errors. Check कर लेते हैं. Is there any error? The answer is no. Is there any error? The answer is yes. Meaning starting date 2012 की थी और living date 2010 की है. I mean this should not be the case. ऐसा नहीं होना चाहिए. अच्छा, इसमें अच्छा एक बात तो ये है कि ऑलराइट, एक एरर यहाँ पे जनरेट हुआ है। अच्छा, दूसरा देख लें आप कि क्या यहाँ पे कोई एरर जनरेट होगा? द आंसर इज नो। यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि स्टार्टिंग डेट इज 2022 और 5th मंथ है, और लीव कब करके जा रहा है? वो 4th मंथ में। ये एरर है एक, और ये भी एक एरर है। सो देयर आर टोटल 3 नंबर ऑफ एरर्स। सो हाउ सिंपल इट इज। अच्छा, अब चूंकि सवाल के मुताबिक हमें स्टूडेंट की आईडीज भी इनपुट लेनी है, तो आप यहाँ पर एक मर्तबा और लिख दीजिए इंटर स्टूडेंट आईडी। क्योंकि इसका कोई रोल नहीं था,
कंप्यूटेशन कैलकुलेशन के अंदर, इसलिए मैंने इसको पहले नहीं लिखा था। अब आप इसको सेव भी करवा दीजिए, और आप जब लूप चलाएंगे तो आपसे 3 चीजें पूछ रहा होगा, और इसको बेहतर करने के लिए आप एक \n भी लगा सकते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि अब आप कौन सा इनपुट ले रहे हैं। सो मैं इसको एक मतलब रन करके दिखा देता हूँ। स्टूडेंट आईडी 1 2 3 और डेट इनपुट ली जा रही है। ठीक है, एक स्टूडेंट का डेटा कंप्लीट हुआ है, तो फिर अगले स्टूडेंट का डेटा स्टार्ट हो गया है, और एंड सो ऑन सो फोर्थ। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।